वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS अकेडमी 334। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2 इतिहास का पुस्तक भाग नंबर 1 अध्याय नंबर 2 हिंदी मीडियम। अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। सबसे पहले इसमें देखा जाता है जेम्स प्रिंस के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मणी और ख्रिस्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। छठा शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जित, अवंती आदि प्रमुख थे। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, योग्य तथा महातत्वी शासक, जंगलों में हथियारों की उपलब्धता, नदियों द्वारा यातायात, सुरक्षित राजधानियाँ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। अब इसमें देखते हैं 16वीं ईस्वी पूर्व से 16 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले। ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत अभिलेख थे, विशेष मूर्तियाँ, सिक्के, चित्र। प्रिंस और फिरदौसी 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी तथा ख्रिस्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया है। यह दोनों लिपियाँ आरंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों पर आधारित थी। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर फिरदौसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों पर अशोक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था भी लिखा था। प्रारंभिक राज्य छठा शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि आरंभिक राज्यों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, बांध तथा जैन साहित्य, अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास, सिक्कों का विकास, 16 महानपद का उल्लेख। महापंदों का उल्लेख। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन कुल लोग अपना पैर रखता है, अर्थव्यवस्था जाता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक में मिलता है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रतीक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, प्रतीक नहीं है यहाँ, जैन आएगा, जैन है, क्या है, जैन है यहाँ। इसको बौद्ध नहीं, प्रतीक नहीं लिखेंगे, और यहाँ क्या आएगा, जैन आ जाएगा। यह प्रतीक की जगह जैन आएगा। बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, अशोक के संस्कृति, बड में गुप्त अभिलेख, सिक्के, साहित्य, परिस्थितियाँ, प्रयोग, प्रशासित समुद्रगुप्त हेतु। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत: तक्षशिला,
उज्जयिनी, तोसली और स्वर्गिरी। मैगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक सहमति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया गया है, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, असवारियों का, संस्तरियों का तथा हाथियों का संचालन करना था। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। सामंतवाद का उदय संभव इसी काल में माना जाता है। दक्षिण भारत में चेर और पांड्य जैसे समुद्र और स्थानीय राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बनाने के लिए लोहे के पाल वाले हलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। 2वीं शताब्दी के कई नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कारपेंटर, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, धार्मिक गुरु, व्यापार आदि। उत्पाद का और व्यापारों के संग श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तर अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक। गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। अभिलेख संरचनाएं इस काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अभिलेख संरचनाओं की सीमाएं, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल पाना, भाषा समझ न आना, दैनिक प्रक्रिया व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिला। प्रस्तुत मूर्तियां सहित मौर्यकालीन समस्या पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्राण थे। वे मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। कृष्ण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र अवधि भी धारण की। संभव वे चीन के शासकों से प्रेरित थे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। कृष्ण शासकों के राजधर्म को जानने के लिए सर्वप्रथम उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बच जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों में मिलता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इनमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। प्रयोग प्रसंग, जिसे इलाहाबाद संधाव अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, की रचना संस्कृत भाषा में हरिशेष ने की, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यकाल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसका ज्ञान हमें शक शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से होता है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यकाल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसका ज्ञान हमें शक शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से होता है। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिला, बच्चों, नौकरियों व नियंत्रण करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है।
मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रलिपि आदि तथा उनकी धातु व विशेषण भी इसके अंतर्गत आता है। अभिलेख पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे। इसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान व ब्यौरा होता है। ये स्थायी प्राण होते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम अभिलेखक प्राकृतिक जन्म समासीय भाषाओं में लिखे जाते थे। तिथि न मिलने पर उनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन की शैली के आधार पर किया जाता है। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेख संरचना सीमा तकनीकी सीमा अक्षर को हलक ढंग से चक्रीय किया जाता है जिन्हें पाना मुश्किल होता है। प्रिय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। जरूरी नहीं है जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेख में अंकित किया गया है। मैं व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परीक्षण में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान रख सके। जान की जगह यहाँ ज्ञान होगा, मैंने रेड पेन से सर्कल कर दिया है, उसको देख लेना। जान की जगह ज्ञान हो सके, ठीक है। शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, कुछ किसी विशेष स्थान या समय से संबंध होती हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे जो अभी उपलब्ध हैं वह संभव अभिलेखों के अक्ष मात्र हैं। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं लेकिन सभी का अर्थ प्रकाशन या अनुभव नहीं किया गया। इनमें खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की ज़िंदगी के दुख सुख का उल्लेख नहीं किया गया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। और आप सब के लिए NIOS का भी लेकर आ रहे हैं 10th एंड 12th। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।